नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एसकेसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जब अपनी पिछली कक्षाओं में लगातार गणित की कक्षाएं जो चल रही है, अब ये जो गणित की कक्षाएं आपके लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक साबित होगी, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 30 जून को संचालित होनी है। इसलिए अब ये जो समय होगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इन समय के अंदर आप समय का सदुपयोग करते हुए ट्रिकली तरीके से कम समय के अंदर ज़्यादा मेहनत किस प्रकार करनी और इम्पोर्टेंट सवाल किस प्रकार बनते हैं उन पर फोकस करते हुए आपको ये 10वीं का जो सिलेबस है वो एक बार अच्छी तरह से रीडअप करना है। इसलिए तो आइए आज अपन एक टॉपिक लेते हैं, समांतर श्रेणी। एक जो समांतर श्रेणी जो टॉपिक है वो आपकी बोर्ड की दृष्टि से ये जो सवाल बनाते हैं, 2 सवाल बनाते हैं। एक 1 नंबर का सवाल बनता है और एक 4 नंबर का सवाल बनता है, 3 नंबर का सवाल बनता है। एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। कुल मिला के ये प्रश्नावली टोटल 4 अंकों की होती है। तो इसलिए अब अपन को इस प्रश्नावली में पढ़ना कुछ नहीं, प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल और सरल है, लेकिन अपन को ध्यान ये रखना है कि बोर्ड वाला किस किस तरीके से अपन से सवाल पुटअप कर सकता है, उस पर ध्यान रखते हुए अपन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके इस बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 के पेपर में वो सवाल आपका कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो जाए। इसलिए तो बने रहिए। आज एक टॉपिक लेते हैं, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी है क्या, थोड़ा सा परिचय कर लें। बाकी आप पूरे साल कक्षाओं में पढ़ चुके हो, थोड़ा परिचय रिवीजन के तौर पर अपन इस कक्षाओं में आज देखेंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है आपके इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर का मतलब यही होता है समांतर यानी समान अंतर से चलने वाली। श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ियाँ या सोपान। तो समान अंतर से चलने वाली सीढ़ियाँ यानी समांतर श्रेणी कहलाती है। लेकिन गणित में जैसे कि समांतर श्रेणी का मतलब ये कैसे कोई भी न्यूमेरिकल अंक, जैसे 2 से शुरू हुआ, फिर 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। तो कुल मिला के ये जो न्यूमेरिकल शुरू हुआ है तो उन सब के बीच अंतर यहाँ पर 2-2 का है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। अंतर 2-2 का भी हो सकता है, अंतर 3-3 का भी हो सकता है, अंतर माइनस में भी हो सकता है। इसलिए अंतर कितना भी हो सकता है, लेकिन पहले 2 पदों के बीच और दूसरे 2 पदों के बीच और तीसरे 2 पदों के बीच, इस प्रकार जितनी भी श्रेणी होती है सबके बीच का अंतर समान होना चाहिए। उसी को अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि मैं एक सवाल लिख रहा हूँ आपके पास, जैसे एक सवाल लिखा मैंने 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22। अब आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो एक चीज ध्यान रखें, समांतर श्रेणी है या नहीं है। 1 नंबर का जो सवाल बनाएगा वो कैसे बनाएगा, समांतर श्रेणी है या नहीं है जांच करो, समांतर श्रेणी के बीच का सार्वंतर कितना है वो निकालो, और या फिर समांतर श्रेणी कितने पदों तक है पद ज्ञात करो। ऐसा करके 1 नंबर का सवाल बनाते हैं, उस पर अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 4, 10, 16, 22 एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद का मतलब था पहला पद, जिसको अपन समांतर श्रेणी में ए से दर्शाते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है ए, और उसके बाद कोई 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर, और सार्व अंतर को डी से दर्शाया जाता है। सार्व अंतर को डी से दर्शाया जाता है, और वो सार्वंतर को डी से दर्शाया जाता है। लेकिन सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर निकालने का तरीका होता है आपके, जैसे ये जो समांतर श्रेणी है वो अलग अलग पदों में है, इसलिए इन पदों का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप होता है आपका A1, A2, A3, A4। और हाँ,
एक सवाल यहां से निकल रहा है, कैसे देखिए, आपको एक सीधा ही सवाल परीक्षा में पूछता है 1 नंबर का, किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, ऐसे पूछ सकता है, तो यही लिखना है। और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, n पदों का विस्तारित रूप लिखिए, समांतर श्रेणी के रूप में लिखिए। तो आप ये सोचोगे कि इसमें प्रथम पद भी नहीं है, सार्वंतर नहीं है, तो समांतर श्रेणी कैसे बनाए? कोई जरूरी नहीं है, ये समांतर श्रेणी तो है ना, A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, इस प्रकार से ये क्रम से आगे बढ़ती रहेगी समांतर श्रेणी। तो 1 नंबर का सवाल ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ये होता था पदों का योगफल का व्यापक रूप, और ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी A1, A2, A3, A4। तो देखिए आपको सार्वंतर निकालना है। हाँ, हालांकि आपको यहाँ पता है कि 4 और 10 के बीच 6, 10 और 16 के बीच में 6, 16 और 22 के बीच में अंतर 6 का आ रहा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से गणित के पूरे प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से पेपर पूरा सॉल्व करना पड़ता है कि सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको आप पूरी मेथड समझाना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे होता है। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ को भी आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, इसलिए आपका ये प्राप्तांक के रूप में दर्शाया जाएगा। तो देखिए कैसे, अब सार्वंत्र A और D, अब सार्वंत्र निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। दूसरा पद 10, 10 माइनस 4 बराबर सार्वंत्र कितना हो गया? 6। अब आपके पास में जो यहाँ पे सार्वंत्र है वो कितना है? 6 सार्वंत्र है। इसलिए अब 6 है कि नहीं, क्या सभी पदों के बीच में 6 का सार्वंत्र है? क्योंकि आपको सवाल ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसलिए अब आपके पास में तीसरा पद जो है 16, तो D A3 माइनस A2 यानी 16 माइनस 10 सार्वंत्र कितना रह जाएगा? 6 का रह जाएगा। क्या इन दोनों पदों के बीच में भी सार्वंत्र बराबर है? तो इसलिए वापस निकालो A4 यानी ये चौथा पद, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 यानी 22 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी पदों के बीच में 6 का अंतर है। इसलिए क्लियर हो गया कि ये समांतर श्रेणी है। तो आपको 1 नंबर का ये सवाल पूछ सकता है कि समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब अपन सवाल उठाते हैं कि 1 नंबर के सवाल किस प्रकार से बनते हैं। पहला फ्रेम तो ये हो गया सवाल का। दूसरा फ्रेम जैसे एक मैं और लेता हूं, जैसे आपके पास में एक सवाल ले लिया, एक सवाल मैंने लिया -5, -5 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7, ये एक जो सवाल बना -5 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7। अब इसके अंदर ये बनता है कि जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है। तो विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि संख्या माइनस में आ गई। कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आपको 3 चीजें यहां से नोट करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैसे? कोई भी संख्या आरोही क्रम में हो, जब कोई भी श्रेणी यानी जब कोई भी समांतर श्रेणी आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, जब कोई भी समांतर श्रेणी आरोही क्रम में हो तो उसका सार्वंतर प्लस में आएगा, यानी धनात्मक आएगा, कोई न कोई संख्या प्लस की ही आएगी। और जब किसी समांतर श्रेणी का जो क्रम है वो अवरोही क्रम हो तो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ऋणात्मक आएगा। ये ध्यान रखना, अवरोही क्रम मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, वो हमेशा अवरोही क्रम कहलाता है। लेकिन बच्चे इसको क्या अवरोही क्रम समझेंगे, आरोही क्रम समझेंगे, यानी -5 के बाद में -1 3 7। तो यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि -5 बड़ा नहीं है, -1 बड़ा है। ध्यान रखना, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी
उतनी छोटी होगी, यानी माइनस के 100 बड़े नहीं है, माइनस का 1 बड़ा है। इसलिए -5 से माइनस का 1 बड़ा, -1 से प्लस का 3 बड़ा, प्लस के 3 से प्लस का 7 बड़ा। इसलिए इस समांतर श्रेणी का जो क्रम रहा वो कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है, मतलब बढ़ते क्रम है। तो 100% जो इसका सार्वंतर आएगा वो प्लस में ही आएगा। अब माइनस का सार्वंतर कैसे निकालते हैं देखिए, तो वही तरीका आपका, ये दूसरा पद है A2 माइनस A फर्स्ट, D बराबर, D का मतलब सार्वंतर डिफरेंट, A2 माइनस 1। अब ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो मैं लिख रहा हूँ माइनस वो सूत्र वाला है, और A फर्स्ट यानी जो पहला पद है वो खुद माइनस का 5 है। अब इसका सरलीकरण आसानी से करना है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब प्लस का तो है 5 और माइनस का है 1, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाया जाता है और चिन्ह बड़ी संख्या का ही रहता है। यानी प्लस के 5 में से माइनस का 1 चला गया तो बराबर में सार्वंतर कितना आ गया? 4। यानी इन दोनों पदों के बीच का सार्वंतर कितना है? 4 है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच का भी सार्वंतर 4 है? एक और देख लो कैसे। जो आपका तीसरा पद है यानी A3 माइनस A फर्स्ट, जो तीसरा पद है आपके पास में 3 माइनस माइनस 1, ऐसे ही लिखोगे क्योंकि अपने मन से मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं करना है, जैसे विधि कह रही है, जैसा मेथड कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए 3 माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? प्लस, 3 भी प्लस का और 1 प्लस का, प्लस के कितने हो गए? 4। इसका मतलब इसका भी सार्वंतर 4 और इसका भी सार्वंतर 4, तो ये आपके पास में समांतर श्रेणी है। तो इसी प्रकार जैसे कि अपन कई सवाल बना सकते हैं, जैसे एक सवाल मैं ले लेता हूं आपके सामने अवरोही क्रम का, जैसे कि आपके सामने एक सवाल ले लेता हूं मैं अवरोही क्रम में, ताकि उसमें भी आपको समझ में आए। जैसे एक सवाल लिखा मैंने, 0 के बाद में माइनस का 3, -3 के बाद में माइनस का 6, -6 के बाद में माइनस का 9। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अवरोही क्रम है, दिखने से नहीं होगा अवरोही क्रम, तरीके से होगा, जानकारी से होगा। क्योंकि दिखने से तो 0 से बड़ा 3 दिख रहा, 3 से बड़ा 6 दिख रहा, 6 से बड़ा 9 दिख रहा, लेकिन नहीं। अपनी जानकारी में क्या है? अपनी जानकारी में यह है कि प्लस की संख्या तो चलती है बड़े क्रम में, लेकिन माइनस की संख्या जो है -3 से छोटा नहीं है, -3 से बड़ा नहीं है -6, जबकि -3 से छोटा -6, माइनस छोटा 6 से माइनस का 9, क्योंकि माइनस की संख्याएं जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। इसलिए ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम हो गया। और जब समांतर श्रेणी अवरोही क्रम में हो, जब कोई भी समांतर श्रेणी अवरोही क्रम में हो तो उनका सार्वंतर किस में रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। यानी ये आपको 3 जो मैंने तरीके कहे थे उनको आपको नोटिफाई करना है यहाँ से। तो देखिए, प्रथम पद A फर्स्ट, द्वितीय पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4 कहलाता है। आपको सार्वंतर चाहिए तो माइनस का 3 यानी A2 माइनस A फर्स्ट यानी -3, 0। तो ध्यान रखना, माइनस में से 0 तो क्या घटाओगे, इसलिए संख्या कितनी रहेगी? कितनी रहेगी आपके पास में? -3 रहेगी। यानी A2 माइनस A फर्स्ट, A2 माइनस A फर्स्ट, यानी इन दोनों पदों के बीच का सार्व अंतर -3 आ गया। फिर उसके बाद अगले 2 पदों के बीच यानी -6, -3 यानी A3 माइनस A2 यानी -6, -3, तो ये हो जाएगा आपके माइनस, यहाँ पे सूत्र ये माइनस का और ये माइनस, यानी -6 खुद ऑलरेडी तीसरा पद है, ये सूत्र वाला माइनस, और जो दूसरा पद है वो खुद -3 है। तो माइनस की संख्या हो उसको अलग से ब्रैकेट में दर्शाया जाएगा। तो इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस,
अब बड़ी संख्या माइनस की 6 है और छोटी संख्या प्लस की 3 है, तो माइनस के 6 में से 3 गए तो पीछे माइनस के 3 रह गए, क्योंकि जब हमेशा चिन्ह असमान हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही रहता है। इसलिए 100% हो गया। जब किसी समांतर श्रेणी का क्रम अवरोही क्रम हो तो वो समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो आपके किस में होगा, माइनस में होगा, यानी ऋणात्मक होगा। और जब किसी भी समांतर श्रेणी का जो क्रम है वो आपके आरोही क्रम में हो तो उसका सार्वंतर धनात्मक में होगा। जैसे एक सवाल में इंपॉर्टेंट सवाल एक और ले रहा हूँ जो 1 नंबर का होता है, क्योंकि प्रत्येक सवाल 100 नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिए प्रत्येक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्रत्येक सवाल को अच्छे से करना होगा। इसलिए एक समांतर श्रेणी का एक रूप लेता हूँ, अंडूड का 2 कॉमा अंडूड का 8 कॉमा अंडूड 16 कॉमा अंडूड 32। ये एक समांतर श्रेणी है। ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है इसका अंदाज अभी अपन को नहीं है। अभी तो आप इसको कह दोगे अंडूड 2 और अंडूड 8, अंडूड के 6 का फर्क है, अंडूड 8 और अंडूड 16 के बीच में बहुत फर्क है। नहीं, ऐसे अपना लॉजिक नहीं लगाना है, विधि एंड मेथड लागू होता है मैथ्स में। तो देखिए कैसे, आपके पास में जो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4 हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी हो गई। अब आपको सार्वअंतर चाहिए। अपन समांतर श्रेणी को जिस समय कह सकते हैं जब सभी श्रेणियों के बीच समान अंतर होगा तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इसलिए इनका समान अंतर ज्ञात करने के लिए सबके बीच का सार्व अंतर निकालिए। तो सार्व अंतर यानी D बराबर अंडूड 8 A2 माइनस A1, यानी अंडूड के 8 में से अंडूड का 2 घटाना है। अनेक सारे विद्यार्थी यहाँ पे अंडूड का 6 लिखते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, विधि क्या होगी, अंडूड का 8 और अंडूड का 2 अलग अलग पद है, दोनों में कॉमन लेके सॉल्व करो कि अंडूड के 8 के अंदर और अंडूड के 2 के अंदर किसका भाग जाएगा, तो अंडूड के 2 का भाग जाएगा। कॉमन हमेशा वह संख्या ली जाती है जिसका भाग दोनों में जाता है। तो इसलिए अंडूड के 8 के अंदर अंडूड के 4 बार और अंडूड 2 में अंडूड 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। और 1 के ऊपर कभी अंडूड नहीं लगता है, क्योंकि अंडूड की संख्या जो 1 है वो 1 ही रहती है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है। 1 का वर्ग भी 1 और 1 का घन भी 1 ही होता है। अब इसलिए अंडूड 2, अंडूड 4 का हो गया पूर्ण वर्ग 2 और 1, 2 में से 1 गया, 1 और 1 को अंडूड 2 से गुणा किया अंडूड का 2। तो कुल मिला के जो पहला आपका है इसके अंदर सार्वंतर अंडूड का 2 आ गया। आपने सोचा भी नहीं था, जो आ गया। अब देखो इन दोनों पदों के बीच यानी आपके D बराबर A3 यानी तीसरा पद A3 माइनस A2 यानी अंडूड 16 माइनस अंडूड 8, इन दोनों पदों में कॉमन लिया। अंडूड 8 और अंडूड 16 के अंदर इन दोनों पदों में आपको क्या लेना, अंडूड 18, यहाँ पे जो पद है वो 18 है। तो अंडूड 18 समांतर श्रेणी में अंडूड 18 माइनस अंडूड 8, तो इस समांतर श्रेणी के अंदर आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन वह लोगे कि अंडूड का 2, क्योंकि अंडूड 2 का भाग अंडूड की 18 में भी जाता है और अंडूड 2 का भाग अंडूड 8 में भी जाता है। तो इसलिए अंडूड 2 का भाग अंडूड 18 में गया अंडूड के 9 बार और अंडूड 2 का भाग इसमें गया अंडूड के 4 बार। अंडूड 2, अंडूड 9 का पूर्ण वर्ग 3 और 4 का हो गया 2। अब 3 में से 2 गया, पीछे रह गया 1, 1 को अंडूड 2 से गुणा किया अंडूड 2। तो कुल मिला के इन दोनों पदों के बीच में भी सार्वंतर कितना है, अंडूड 2 का, इनके बीच में भी सार्वंतर अंडूड 2 का। इसी प्रकार इन दोनों पदों के बीच में भी सार्वंतर अंडूड 2 का ही होगा। इसलिए आपने निश्चित तौर पे कह दिया कि ये आपके पास में एक समांतर श्रेणी है। अब देखिए इतनी देर तक अपन ने सामान्य चर्चा की। इस प्रकार के एक सवाल 1 नंबर का जो सवाल बनता है। अब देखिए 3 नंबर के सवाल किस प्रकार उठाता इस प्रश्नावली में से,
यानी आपकी प्रश्नावली आपकी जो 5.1 है उसमें से कैसे सवाल उठाता है, 5.2 में से भी कैसे उठाता है। तो एक सवाल जो 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इस चीज को पढ़ने के लिए दो सूत्र अपन को याद हो जाने चाहिए। एक तो अपन को ध्यान था सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, यानी समांतर श्रेणी का चाहे तो nवां पद ज्ञात करना हो, चाहे पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे अंतिमवां पद ज्ञात करना हो, चाहे प्रथम पद ज्ञात करना हो और चाहे सारवंतर ज्ञात करना हो, यानी सब में यही सूत्र लागू होगा। क्योंकि गणित हमेशा जो चीज ज्ञात करनी है वो पूछ लेगा, बाकी तो सब चीज देगा, तो बाकी सब चीज देगा वो उनकी जगह लिख देंगे और जो चीज पूछ रहा है उसकी जगह प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना ये सूत्र का वर्गीकरण। सबसे पहले an का मतलब होता है अंतिमवां पद। जैसे कोई श्रेणी के अंदर 20 पद है तो वह 20वां पद an कहलाएगा। कोई श्रेणी के अंदर 35 पद है तो 35वां पद an कहलाएगा। कोई श्रेणी के अंदर 60 पद है तो 60वां पद an कहलाएगा। इसलिए an का मतलब होता है अंतिमवां पद। फिर उसके बाद आता है a, जो आपने अच्छे से पढ़ लिया, प्रथम पद, और उसके बाद आता है n। तो n का मतलब होता है पदों की संख्या, n का मतलब होता है पदों की संख्या, और d का मतलब भी आपने पढ़ रखा है सार्वअंतर। ये चीजें आपने पढ़ ली है। तो देखिए सूत्र के अकॉर्डिंग ये कहता है, सूत्र के अकॉर्डिंग ये होता है कैसे कि जैसे आपके पास में प्रथम पद था वो तो मिल गया इस श्रेणी में 10, लेकिन सार्वअंतर कैसे निकालना है, यानी 7 माइनस 10, यानी a2 माइनस a फर्स्ट, यानी सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद घटाया जाएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाएगा और चौथे पद में से तीसरा पद घटाया जाएगा। ऐसे ऐसे क्रम से अपन सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। तो देखिए a2 माइनस a फर्स्ट यानी 7 माइनस 10 तो बराबर माइनस का 3 सार्वअंतर आ जाए, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहता है, यानी असमान संख्याएं, असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटाई जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का ही रहता है। तो देखिए अब आपके पास में सूत्र को फॉलो कीजिए। an बराबर a यानी प्रथम पद 10 प्लस पदों की संख्या 30 माइनस 1 और सार्वअंतर कितना आया माइनस का 3। कुछ भी नहीं किया, सूत्रानुसार लिख दिया। कहने का मतलब ऐसे ऐसे सवाल 3 नंबर के अपन से बनाता है, पूछता है। तो देखिए an बराबर 10 प्लस 30 में से एक गया 29 इंटू माइनस का 3, तो an बराबर 29 को माइनस 3 से गुणा किया तो हो गए आपके पास में माइनस के 87। तो 10 है प्लस का और 87 है माइनस के, यानी 10 है प्लस का और 87 है माइनस के। तो 10 से घटा दिए 87 में से तो an बराबर कितना हो गया माइनस का 77। अब आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कि अतः 30वां पद माइनस 77 होगा या है, ये आपका लिख दिया आंसर और यहाँ पे आप लिखोगे हल। इस प्रकार से आपको पूरे सवाल का सरलीकरण देना है। अब देखिए जैसे पहला सवाल अपने, दूसरा सवाल, एक और सवाल जो महत्वपूर्ण होता है कि एक इस प्रकार से सवाल उठा ले कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या, इंपॉर्टेंट सवाल, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 में इस सवाल को पूछा था। तो देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य, तो 3 चीज आपके सामने रख रहा हूं। एक होता भाज्य, एक होता अभाज्य और एक होता है विभाज्य।
यानी विभाज्य और अभाज्य दोनों एक ही होते हैं, लेकिन परीक्षार्थियों की दृष्टि से दोनों अलग अलग समझ लेते हैं, तो सवाल गलत हो जाता है। भाज्य का मतलब होता है जो किसी संख्या से कहीं न कहीं विभाजित है, और विभाज्य का मतलब भी वही होता है जो भाज्य का होता है। विद्यार्थी इसको ऑपोजिट मान लेते हैं और सवाल गलत होता है। भाज्य का मतलब जिस संख्या को अपन किसी न किसी संख्या से विभाजित कर सकते हैं, और विभाज्य का मतलब भी यही होता है किसी न किसी संख्या से टुकड़े करना। लेकिन अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल उनका ही भाग जाता है, वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सवाल था कि ऐसी संख्याएं 2 अंकों वाली कितनी हैं जो आपके पास में 7 से क्या है, भाज्य है यानी विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले अपन, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी बनी हुई नहीं है। समांतर श्रेणी बनी हुई तो सवाल आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अपन को समांतर श्रेणी बनानी है। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली शुरुआत होती 10 से। क्या 10 में 7 का भाग जाता? नहीं। 11 7 का भाग जाता? नहीं। 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14 में 7 का भाग जाता है। इसका मतलब प्रथम पद कितना हो जाएगा? 14। 7 बड़ा 13, 14 7 21, 21 7 28। टेस्ट 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 2 अंकों वाली का है सिर्फ, इसलिए वापस पीछे तक जाओ। 100 में कितने अंक होते हैं? 3। 100 से कम 99 में कितने अंक होते हैं? 2। क्या 99 के अंदर 7 का भाग जाता है? नहीं। तो फिर 98 लिया, 98 के अंदर 7 का भाग जाता है। ये आपके पास में एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। जब ये समांतर श्रेणी बन चुकी है तो आपको पूछा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य, मतलब कितनी संख्याएं यानी n ज्ञात करना है। तो an दिया हुआ है। जब an दिया हुआ हो तो सूत्र के इस साइड में लिख दो ताकि आपके लिए सुविधा रहेगी। कोई दिक्कत नहीं वैसे लिखो तो, लेकिन ऐसा लिखोगे थोड़ी सुविधा रहेगी सरलीकरण देने में। तो देखिए वही बात, ए का मतलब प्रथम पद 14 प्लस पदों की संख्या अपने पास में नहीं है तो n का n माइनस का 1, और d का मतलब सार्वअंतर। तो अलग से आप यहां पर सार्वअंतर लिख दीजिए। तो सार्वअंतर क्या होगा? सार्वअंतर का मतलब होता है आपके d बराबर a2 माइनस a1, यानी 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 बराबर 7। हालांकि आपको ध्यान है, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि हमने सार्वअंतर ऐसे ज्ञात किया है। तो यहाँ पे सार्वअंतर हो गया 7 और an हो गया 98। सूत्रानुसार लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद 14 प्लस 7 को n से गुणा किया 7n, और 7 को 1 से गुणा किया 7 बराबर 98। 14 भी न्यूमेरिकल, माइनस के 7 भी न्यूमेरिकल, यानी 14 में से 7 घटा दिए तो पीछे प्लस के साथ 7n बराबर 98। अब बीजगणित और अंगणित दोनों ही बराबर के एक तरफ है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? पक्षांतरण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। तो इसलिए 7n बराबर 98, ये प्लस का 7 था, इधर आते माइनस का 7 हो गया। 7n बराबर 98 माइनस 7, पीछे कितने बच गए? 91। पीछे कितने बच गए? 91 बच गए। अब आप 7n बराबर 91, तो n बराबर 91/7, तो आपके पास में n का मान आ जाएगा 13। आपके पास में n का मान कितना आ जाएगा? 13। अब आप स्पष्टीकरण दोगे, अतः 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से भाज्य है। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली में ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 100% सफलता के किनारे पर आप पहुंचोगे। आप इस कक्षा में बने रहिए। धन्यवाद।